देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको किताबों की दुनिया में लेकर जाते हैं। ये है खुशवंत सिंह, ये खुशवंत सिंह की किताब है। मैं आपको बता दूं, भारत के मशहूर लेखकों में से एक है। नंबर टॉप 10 गुजर चुके हैं, 99 ईयर हो गए, फिर भी आज भी भारत में सबसे ज्यादा इनकी किताबें बिकती, बहुत मशहूर। और जब ये जिंदा थे तब भी लाखों करोड़ों की तादाद में इनकी किताबें थी। मेरे ख्याल से भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे कम पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, जो खुशवंत सिंह जैसे लेखक को ना जाने। करतार सिंह दुग्गल इतना बेहतरीन लिखते थे साहब, मैं आपको कह नहीं सकता। गुजर तो ये भी गए, साथी अकादमी के अध्यक्ष रहे, बहुत मशहूर लेखक है करतार सिंह दुग्गल, सिख है। आपको बता दूं, इतना बेहतरीन तो मतलब जब ये इनका किताबें खोल के इनका पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि आप ऐसे वातावरण में कि हर तरफ फूल झड़ रहे हैं, ऐसे फूल झड़ते हुए इनके अक्षर हुआ करते थे। अमृता प्रीतम सिखनी इतना बेहतरीन लिखती थी, इतना ज्यादा बढ़िया लिखा करती थी, ये भी गुजर गई हैं। और इतना मतलब इनके अक्षरों को तो सबसे शहद जैसे मीठे हुआ करते थे, नजम नुमा टाइप में लिखा करती थी। ये तीनों के तीनों जिनको मैंने आपको बताया, तीनों मेरे फेवरेट हैं। तीनों देश में भारत के अन्य देशों के भी लोगों के फेवरेट है, बहुत बेहतरीन लिखते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने आया हूं इन सबके बाद में जॉली अंकल जी से। जॉली अंकल जी, ये देखिए, ये उनकी किताब है गुदगुदाते सवाल जवाब। ये उनकी किताब है बदलाव जी और जीने दो। ये उनकी किताब है चिंगारी, जॉली अंकल आपको लिखा नजर आ होगा। ये उनकी किताब है अमीर बनो, ये आप देख रहे होंगे। जिस तरीके से शिव खेड़ा लिखा करते थे किताबें, तो उसी तरीके से इनकी भी किताबें हैं जो बदलाव के लिए एक तरीके से ये है नए दौर की प्रेरक कहानियां। ये है जॉली अंकल जी। जॉली जी, बहुत बहुत नो। स्वागत है। लिखने लिखने का शौक कैसे आया, कैसे लिखने की आदत पड़ी? इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ, नेशनल इंटरनेशनल टीवी के ऊपर। मेरे खानदान में कभी किसी ने कलम नहीं उठाई, अच्छा। और ना ही कभी सोचा था कि मैं भी राइटर बनूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस करता था अपना। दिल्ली बॉम्बे में मेरा अपना कार्गो क्लियरेंस का काम था। तो दिन रात सुबह 9 बजे से तकरीबन रात में प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर ने मुझे बेड पे बैठने के लिए कहा और मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दी। गाड़ी चलाना, चलना फिरना, कहीं भी जाना आना, तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि बहुत रिस्क है, तो आप मूव नहीं करेंगे। तो जब घर पे बैठे सारा दिन बिस्तर पे बैठना है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मिसेस थी उन दिनों में, अभी नहीं रहे वो, तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। उस उन दिनों में मेरे घर 12 से 15 मैगजीन आती थी, और वो तकरीबन कई बार एक हिंदी पंजाबी? मैगजीन हिंदी की और इंग्लिश की। अच्छा। तो वो, मनोरमा, गृह शोभा, हाँ, ये मनोरगामिया? भी आती थी, लेकिन वो खुद प्रिंसिपल थी, तो थोड़ी और जो उनकी एजुकेशनल नेचर की थी, तो वो ज्यादा पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। तो जब सारा दिन बैठे, तो कभी मैगजीन देखी, कभी किसी राइटर का देखा, किसी की फोटो देखी, किसी का आर्टिकल पसंद आया, तो मन में एक आया, यार थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, यही, कुछ और तो कर नहीं सकते। तो जो मन में समझ आया, थोड़ा बहुत कॉलम लिखे, तो कभी छप जाता था, कभी नहीं छपता, कभी महीने 2 महीने में कोई छप गया, कभी छपा तो पता नहीं लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छा चांस मिला। नवभारत के लिए लिखा, पंजाब केसरी के लिए बहुत लंबे अरसे तक मैंने बहुत लिखा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें मैं एक मजाक का कॉलम लिखता था हर हफ्ते, और एक मैं कहानी लिखता था मोटिवेशनल। फिर देखा कि अखबार की जिंदगी जो है बहुत, मतलब लाइफ शाम तक या अगले दिन खत्म हो जाती है। लगभग लगभग शाम तक ही। तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान किताबों की तरफ दिया। तो तब तक ये मेरा नाम जो है ये थोड़ा बन चुका था, जॉली फेमस अंकल, हो चुका था जॉली अंकल। फेमस हो चुका था। तो अच्छे पब्लिशर जानते थे, तो सबसे पहले पीकॉक बुक वालों से मैंने बात की, तो मैंने एक किताब लिखी थी, हंसते हंसते जीना ये सीखो। पहली किताब थी? ये पहली लिखी मैंने, बहुत बढ़िया। कि लोग बहुत परेशानी, चिंता, तनाव में रहते हैं हर टाइम। तो उसको कैसे एकदम से, मतलब कि अगर हमने किसी का करना हो, तो सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ आया वो यही था, क्या? कि मजाक के थ्रू, अच्छा अच्छा। या कोई भी हंसी की बात कर ली, जी जोक कर लिया, जी। तो उससे एकदम से मूड चेंज हो जाता था। क्योंकि उन दिनों मैं खुद बीमारी के दौर से गुजर रहा था, तो काफी प्रॉब्लम में था। तो ह्यूमर से थोड़ा सा ज्यादा लगाव हो गया खुश हमारा। रहना, मजाक करना, ह्यूमर, ये जिंदगी की बहुत जरूरी चीज है। सबसे जरूरी चीज सबसे जरूरी, क्या बात है। है। क्योंकि कहते हैं, जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता क्या है, बात है, बहुत खूबसूरत। और जो दूसरों को हंसाता है, खुदा उसकी इबादत करता है। हाँ, मजा आ गया, ये शब्द ही सुन के मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए जहां तक हो सके हम सभी को खुश रहना चाहिए। अगर मॉर्निंग में हम अपना दिन एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ,
गुड मॉर्निंग जब बोलें, नमस्ते सत श्री अकाल बोलें, हेलो बोलें, तो अगर एक चेहरे पे स्माइल हो तो सारा दिन बड़ा शानदार गुजरता है। जी। अदरवाइज सुबह उठते ही ओ ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये गिरा दिया, ये तोड़ ये दिया, तो तो फिर सारा दिन घर में रात तक वो क्लेश ही रहते बहुत खूब, जो 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 महिलाएं सच में अपने बच्चों को सुबह उठ के ये तोड़ दिया वो फोड़ दिया करती हैं, याद रख लीजिए ये जॉली अंकल जी वाकई पते की बात बता रहे हैं। जॉली अंकल जी, कितनी कितनी किताबें अब तक आप अपने जीवन में लिख चुके हैं? मेरी 42 किताबें पब्लिश हो 42। चुकी, 42 पब्लिश हो चुकी हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा दर्शकों मैं बता दूं कि जिस तरीके से अगर मैं बोलता हूं तानसेन, बीरबल, प्रेमचंद, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। जॉली शब्द सुनते ही कलम की दुनिया से जुड़े हुए लोगों के मन में सिर्फ लेखक जॉली अंकल ही आते हैं और कोई नहीं। मैं देख रहा हूं जॉली अंकल जी, प्रभात पब्लिकेशन, पेपर बैग्स के बारे में बता दूं, प्रभात पब्लिकेशन के बारे में, भारत का सबसे मशहूर और पुराने पब्लिकेशन में से बड़ा वरिष्ठ किस्म का है। जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर, सुभाष घई, बड़े ब्रांड लेवल डायमंड बुक्स है। जो लोग चाचा चौधरी, दिल्लू और इस तरीके की डायमंड कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं तो अच्छे से जानते होंगे कि ये पब्लिकेशन तो 80-90 के दशक में टॉप लेवल के अंदर रहा। ये बुक्स उसके अंदर छपी हुई है। ये एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट, लोग तरसते हैं इस बुक के अंदर, ये सरकारी महकमे का है, ये खुद बड़ी पब्लिक। इसके सिर्फ दो ही आउटलेट है पूरी दिल्ली में मेट्रो में। एक कश्मीरी गेट के ऊपर इसका एक आउटलेट है और एक इसका आउटलेट दिल्ली यूनिवर्सिटी पर है। मतलब ये किताबें बेचने की एनबीटी की दुकान पूरी दिल्ली, पूरे मेट्रो स्टेशन में सिर्फ दो जगह, ये इतना कीमती है और वहां भीड़ लगी रहती है। मैं खुद वहां पे किताबें लेने के लिए जाता हूँ। तीसरी पर हम आते हैं, ये भी प्रमोद पब्लिकेशन है, ये प्रभात का। इतने मशहूर मशहूर पब्लिकेशंस वाले आपके पीछे किताबें छापने के लिए दरखास्त लिया हुआ है, ऐसा कैसे बदलाव आया? लोगों को तो हजारों साल लग जाते हैं लेखक बनने में, जमा जमा। मैंने तो सुना प्रेमचंद साहब को भी बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा था। नहीं, मैं बहुत लकी हूं कि पहले दिन मैंने, क्योंकि जब तक मैं प्रिंट मीडिया के लिए, अखबारों, मैगजीन के लिए लिखता था, तो तब तक ना नाम जो है जॉली अंकल प्रभु ने ऐसा गलती से बना था, लेकिन जैसे भी बना तो ये ना नाम इतना एक ब्रांड कैची लेवल और बन एक चुका था। ब्रांड बन चुका था कि जिसको भी मैंने पहली बार ये पीकॉक बुक से बात की, वर्मा जी के ऑफिस में गए तो डायमंड उन्होंने, कॉमिक्स वाले ना? हाँ जी, जी जी। वो चेयरमैन वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा जी, उनके पास गए तो हम जाके बैठे। जितनी देर चाय आई उन्होंने अपने चीफ एडिटर को बुलाया, जरा देखो भी ये किताब लेके आए हैं। तो जब तक हमारी चाय खत्म होती तो इतनी देर में वो आए, कहते नहीं किताब तो अच्छी है। तो मुझे याद है आज भी उन्होंने अपना वो पेन निकाला और बड़ा सा एक सर्कल बनाया और उस पर अच्छा। साइन कर दिए कि इसको प्रिंटिंग में भेज दो। तो एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। इनसे मुलाकात हुई थी हमारी, ये बुक फेयर में, इंटरनेशनल बुक फेयर प्रगति जी मैदान में जी उन जी दिनों जी, में, तो वो वहां पे हर साल लगता है जी। हर साल जनवरी में लगता है, तो वहां पे इनके डायरेक्टर आए हुए थे, तो वहां पे मेरी बुक रिलीज हो रही थी, तो मेरी तकरीबन 9-10 किताबें वहां रिलीज हुई हैं प्रगति मैदान में। तो पहले कोई ना कोई मंत्री या एमपी साहब या कोई ऊपर उसका नाम, तो वो बुक मुझे बहुत पसंद है। जब चेक पे मेरा नाम लिख के आता है ना, तो वो बुक बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत। मोटिवेशनल किताबों का क्या रिस्पॉन्स आता है? शिव खेड़ा साहब भी एक हुए हैं जो बड़े मशहूर मोटिवेशनल हुए हैं, आपकी किताबों का क्या रिस्पॉन्स आता है? लोग मिलते हैं या कुछ बातें करते हैं तो किस तरीके के क्या कहते हैं प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं? भी मेरी किताब को मैं ये कहता हूं कि सिर्फ 24 घंटे में से मुझे 2 मिनट दे दो। अच्छा। आप 2 मिनट सिर्फ इस किताब की कोई 2 लाइनें पढ़ लो किसी किताब की, जी। और जैसे ये किताब है, अमीर बनो। हाँ जी, आप ये देखो, जी तो इसको, अब जैसे ये बदलाव है, जी। तो इसमें से अब आप कोई भी लाइन, ये मैंने अभी अचानक पेज खोला, आप जी। कोई 2 लाइन पढ़ो इसमें से। पेज नंबर 52 यूं ही इनके हाथ में लेने से खुल गया। ये नहीं कि कोई हमने इन्होंने कोई प्री प्लान करा हो या कोई इरादा करा हो। मैं कोई सी भी लाइन जो मेरे को समझ में आ रही हूँ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, आप खुद नतीजा निकालिएगा कैसी लगी है। बेहतर नतीजे पाने के लिए जो लोग भी आपकी सेल्स टीम के सदस्य हैं उनको भी अपनी कमाई में से कुछ शेयर जरूर दें। मैं इसको आपको सरल शब्दों में बताता हूँ। जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके धंधे में, कारोबार में जुड़े हुए हैं, तो जब आप कमाई करें तो कमाई का थोड़ा हिस्सा जब बरकत हो रही हो तो उनको जरूर दें। फिर आप उनकी ऊर्जा देखिए, उनके काम करने की क्षमता दीजिए। इसी में अब मैं पेज नंबर 53 की एक और लाइन के ऊपर आ जाता हूं। जब तक हम अपना सारा ध्यान अपने अंदर की ओर नहीं लगाते उस समय तक हमारे मन में नए विचार पैदा नहीं हो पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वो किताब है जो मैंने हाथ में ली और कोई भी दो शब्द पढ़ दिए
जो बहुत अनमोल, बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये पूरी किताब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक दूसरा आदमी तब ये पैदा हो चुका होगा। बहुत बढ़िया। किताबें लिखने की प्रेरणा कहाँ से आती है, स्टोरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारा सबसे बड़ा गुरु जो है, जिसको कि हम अक्सर करते थे, वहां मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ लिखो। मैंने एक ही छोटी किताब लिखी बच्चों के लिए, चिंगारी। क्योंकि आज की डेट में बच्चों के पास किसी तरह की ना कमी नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम है जो आज की जनरेशन है, कि उनके पास इतनी सुख सुविधाएं और इतना सब कुछ है कि किसी चीज की कमी नहीं है। अब नहीं है। लेकिन सिर्फ जरूरत है उनको एक चिंगारी, एक स्पार्क, एक सही डायरेक्शन दिखाने की। तो ये चिंगारी, क्योंकि अब जंगल हजारों मील लंबा हो तो उसे जलाने के लिए हजारों टन आग नहीं चाहिए, एक थी। एक चिंगारी चाहिए। तो ये चिंगारी अगर आज पॉजिटिव बहुत चिंगारी अच्छा, एक बहुत अच्छा। बच्चों के मन में हम जगा दें, तो हर बच्चा जो है वो करिश्मा कर क्या सकता है। बात। तो मेरे अपने घर में मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी बच्ची रबानी जौली, उसके ऊपर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने वाकई मतलब कि इस चिंगारी को रियल लाइफ में बदल के जो करिश्मा किया है, वो आज एक दुनिया में मिसाल बना दी उसने। तो उसके बारे में मैं जरूर एक मिनट कहना चाहूंगा कि आज वो अकेली बच्ची है जो ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज में सबसे एक्सपर्ट है इंडिया में। और दूसरा, वो दुनिया की सारी भाषा पढ़ सकती है। बहुत अच्छा। तो जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं दर्शकों के, फणीश्वर नाथ रेणु मशहूर लेखक हैं, बिहार के रहे हैं। उनकी एक किताब है मैला आंचल, काफी किताबें उन्होंने लिखी और सबसे मशहूर है उनकी मैला आंचल। राज कपूर ने उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई है। इसी तरीके से अमृता प्रीतम 150-200 के आसपास में उन्होंने शायद ज्यादा ही किताबें लिखी, लेकिन मशहूर किताबों में से उनकी ये रसीदी टिकट है सबसे मशहूर में से। 42 किताबों में से आपको कौन सी औलाद, कौन सी किताब ऐसी है जो बहुत ज्यादा पसंद है? एक लेखक अपनी सारी किताबें एक तरीके से उपजता है, जैसे जैसे महिला एक बच्चे को जन्म देती है, इसी तरीके से पुरुष एक लेखक जन्म देता है। कौन सा लेकिन बच्चा आपको अच्छा लगता है? कौन सी किताब आपको ज्यादा पसंद? मुझे वही किताब अच्छी लगती है जो आप सभी को भी अच्छी लगती है। हम तो पाठक हैं। नहीं, एक किताब जो है वो सबको अच्छी लगती है, चाहे अच्छा। कुदरत हमें चुपचाप सिखाती है। जी। हम छोटा सा बीज, आजकल जैसे आम का सीजन है, आम खाते हैं बच्चे, उसे अच्छे से एंजॉय करते हैं, और फिर उसे हम बाहर पार्क में फेंक देते हैं। कूड़े को, जी। और कुछ दिनों में वो फिर पौधा फूट हाँ पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। और वो जो गुठली हमने फेंकी खा जी के जी अच्छे तरह एंजॉय करके, वो फिर हमें 400-500 फिर फल दे देती है। जी जी। तो कुदरत हमें हर चीज सिखाती है। एक तो जब कुदरत बढ़ती है, पेड़ बड़ा होता है, तो कोई शोर नहीं मचाता। हमारे क्या आदत है कि जरा सी अचीवमेंट होती है तो हम कॉलर ऊपर करके पूरे गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये मेरी वजह से ये हुआ। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, कुदरत ये सिखाती है कि हर दिन धीरे धीरे होता है। अब बांस के पेड़ का मैं उदाहरण कई बार देता हूं कि बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो 4 साल, 4.5 साल तक वो तकरीबन 1 फीट तक भी नहीं निकलता। अच्छा। वो जमीन में 2-2.5 साल तक तो जमीन से वो फूटता भी नहीं अंकुरों अच्छा। से। लेकिन 4 साल, 4.5 साल लगातार उसको पानी डेली देना पड़ता है। अगर आपने अच्छा। 1 से 2 दिन पानी नहीं दिया तो वो पौधा मर जाएगा। अच्छा। और 5वें साल में हर दिन वो 5 से 6 फुट बढ़ता है और तकरीबन तकरीबन 100 फीट तक वो चला जाता है क्या एक बात साल है। में। अच्छा। तो लगातार मेहनत हमें करनी चाहिए। रिजल्ट आज नहीं कल मिलेगा। और जिस आदमी ने मेहनत की है, वो किसी भी फील्ड में चला जाए, नौकरी कर ले, फैक्ट्री लगा ले, दुकानदारी कर ले, फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो, लेकिन ये है कि जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। आपने जरूर सुना होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। जहां मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे मेहनत का फल चमकीला होता है। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे चमकीले से अवार्ड, लगभग 400 से भी ज्यादा अवार्ड, सर्टिफिकेट, मेडल, शील्ड्स जॉली अंकल, राइटर जॉली अंकल को प्रदान की जाती है। कौन कौन सा ऐसा यादगार पल है इन अवार्ड में जो आपको याद रहता है? हाँ, 400 अवार्ड जो ऐसा अवार्ड है जो आपको बड़ा यादगार लगा? एक बार अवार्ड फंक्शन था, तो वहां पे ऑल इंडिया रेडियो से किसी एंकर को बुलाया था और उनको वो लिस्ट दे दी गई कि ये लिस्ट है और इस तरह से आपने नाम बोलना है। और थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन हर किसी के बारे में बोल रहे थे कि इनको क्यों दिया जा रहा है। तो मेरे बारे में बोला कि बहुत बड़े राइटर हैं। वो बाई चांस मुझे नहीं जानते थे, जो एंकर आए हुए थे तो वो मुझे नहीं जानते थे। तो
उन्होंने कहा जी बहुत बड़े राइटर हैं, इतने लेख लिख चुके हैं, इतनी किताबें लिख चुके हैं, देश विदेश में बड़ा नाम है, बहुत मशहूर हस्ती, ये वो। जब उन्होंने नाम पे नजर डाली तो जॉली अंकल लिखा हुआ था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, यार ये कुछ गलत टाइप हो गया, जॉली अंकल तो नाम होता नहीं है कभी, तो ये पता नहीं क्या है। तो मैं, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो नेचुरली मैं स्टेज की तरफ जा रहा था अवार्ड लेने के लिए, तो उन्होंने ही मुझे रोक लिया, एंकर साहब ने, अंकल आपका नाम क्या है? तो मैं क्या, जो आप इतनी देर से बोल रहे थे, ये देश विदेश में इतने मशहूर हैं, आप ही नहीं मुझे जानते तो बाकी दुनिया क्या जानेगी। तो ये बड़ा फनी इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ, कि वो इतने कसीदे पढ़े जा रहे हैं और वो खुद ही नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तो फिर उन्होंने बताया मेरा नाम ही जॉली अंकल है। तो मैं उन्हीं को फिर स्टेज पे लेके गया, मैं क्या, ये बड़े बड़े आप कह रहे थे, तो ये बड़ा क्या होता है, किसको बड़ा मानते हैं आप, क्या कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, ये जो आप कहते हो कि जैसे स्टार्स में ये स्टार हैं जी, ये सुपरस्टार हैं, ये तो सुपरस्टार भाई ये है। कौन टैग लगाता है, ये बड़े लेखक हैं, ये छोटे लेखक हैं, ये क्या है? तो मैंने उनसे पूछा आप कितने नंबर का जूता पहनते हो? कहता जी 8 नंबर का। मैंने कहा मैंने भी 8 का पहना है, मैं 12 नंबर का नहीं पहना। तो बड़ा वो कैसे कहते हैं किसको, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हर लेखक जो भी लिखता है, जो उसकी अंदर की फीलिंग है, बहुत बढ़िया। जो उसके इमोशंस है, जितनी उसकी नॉलेज है, बहुत खूब। ठीक है ना, तो वो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि बातें तो वही है। हम कोई नई बात मैं भी कहीं से नहीं लेके आया, लेकिन किस, आज अगर मारुति गाड़ी हमारे पास है, मारुति कार। हाँ जी। मारुति कार, और उस पे अगर हम मर्सिडी का लेबल लगा दें, तो क्या मर्सिडी की क्वालिटी उसमें आ जाएंगी? नहीं। तो फिर नाम चेंज करने से किसी की पर्सनैलिटी या कैसे चेंज हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा। सिर्फ आज दुनिया की बड़ी से बड़ी किसी भी पर्सनैलिटी को देखो, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, ये फेसबुक गूगल के जो चीफ हैं बड़े बड़े, तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो भी उन्होंने चमत्कार किए हैं, वो उनके एक विचार से हुए। तो हमें अपनी सोच और अपने विजन को बड़ा करने की जरूरत है। जिस दिन हम अपनी सोच और विजन को बड़ा करते हैं, उस दिन हम करिश्मे कर सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि सोच बड़ी रखने की जरूरत है। सोच बड़ी रखनी है और सोच पॉजिटिव भी रखनी है। अब बड़ी जो नेगेटिव काम करते हैं, अगर एक चोर चोरी करने जाता है तो ये, वो हमारे से ज्यादा कॉन्शियस होता है, हमारे से ज्यादा अपने माइंड को यूज करता है कि मुझे ताला भी तोड़ना है, मुझे सामान भी निकालना है, बचना भी है। मुझे बच के भी निकलना है, कोई देखे नहीं, सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगे। तो वो हमारे से कई 100 टाइम्स ज्यादा कॉन्शियस होकर वो काम करता है। तो सोच बड़ी तो रखनी है, लेकिन पॉजिटिव भी रखनी है, क्योंकि तभी हम ऑर्डिनरी शख्स से शख्सियत बन सकते हैं। वरना तो भीड़ लाखों करोड़ों की आती है, लाखों करोड़ों लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं होता कि कौन आया और कौन चला गया। लेकिन अब कलाम साहब हैं जैसे, सदियों तक जमाना उनको याद रखेगा कि हाँ वो एक हस्ती हुए हैं। तो ये चीजें डिपेंड करती है सारी हमारी सोच के ऊपर। तो हम कैसी सोच, कैसे संस्कार आने वाली पीढ़ी को देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा परिवार, हमारा समाज और देश जो है, वो उसी तरह से शेप लेता है। जॉली अंकल साहब, लगभग 65 से 70 साल के आसपास की आपकी उम्र हो गई। 30 अखबार एक जमाना पहले आपके घर में आया करते थे। ना मैंने घर में, अभी भी मेरा टीवी शायद 1 हफ्ते से बंद है, तो वो शायद वो खत्म हो गया, रिचार्ज मैंने नहीं करवाया, तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। अच्छा। न्यूज में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट मॉर्निंग में और 2 से 3 मिनट रात को मैं एक बार देखता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता। न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है? न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में अब जो एक ठीक ढंग की पहले जैसे खबरें आती थी, जो जेन्युइन तरीके से, वो चीज नहीं देखने को मिलती। लेकिन किसी पर्सनैलिटी के बारे में जब भी, गुलजार साहब के बारे में जैसे छपा है, या किसी भी अच्छे राइटर के बारे में कुछ भी छपता है, तो उसको पढ़ने में मजा आता है, उससे आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो पढ़ना जरूर चाहिए सबको, मैं कहता हूँ पढ़ना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम एक बार हाथ से लिख लेते हैं, वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन में स्टोर हो जाती है। सिर्फ इस तरह, और पढ़ने की मेरी आदत ये है कि मैं सिर्फ ऐसे रख के ऐसे नजर नहीं घुमाता उसके ऊपर, मैं बोल के पढ़ता हूँ, ताकि मेरे अच्छा। मेरे कान उसको सुन सकें। और जब कभी साल 2 साल बाद मुझे कुछ लिखना है,
और अगर मुझे उस टाइप का कोई कंटेंट चाहिए तो मुझे मेरा सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली मुझे सपोर्ट करके वो कंटेंट सप्लाई करता है। 40 साल हो गए मुझे किताब पढ़ते हुए, मैंने कभी ये ध्यान ही नहीं है, मैं तो हमेशा मन मन में पढ़ता रहता हूँ। वाकई बड़ा अच्छा आइडिया था, बेहतरीन टॉप। क्योंकि हाँ खाली ऐसे पढ़ने से ना चीजें माइंड में स्टोर नहीं होती। जी। उस टाइम तो हमें ध्यान रहता है, लेकिन अगर हम 48 घंटे के बाद देखें तो हमें नहीं ध्यान होगा कि हमने मैं क्या ये पढ़ा। मैं ये तीनों किताबें पढ़ चुका हूँ, और आप मुझसे पूछी, मुझे स्टोरी अभी याद ही नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक हफ्ता सिर्फ ये बोल के पढ़ना शुरू करो और उसके बाद आप देखोगे, आप एक महीने के बाद भी याद करोगे तो, या कोई भी चीज कहीं रेफरेंस आएगा तो आप इमीडिएटली कहोगे हाँ ये तो उस बुक में ऐसे था। फला फला बुक। हाँ, तो इमीडिएटली वो चीज, क्योंकि हमारा दिमाग बेसिकली कंप्यूटर का जाएगा, वर्ड्स जैसे जैसे नए उसमें ऐड होते जाएंगे उतना ही। जब अब मैं टीवी में फिल्म या ये सीरियल क्यों नहीं देखता, ताकि 1% भी वो इमेज अगर दिमाग में बैठ गई तो जब कभी मैं किताब लिखूंगा या आर्टिकल लिखूंगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आ जाएगा। तो मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए शुरू से स्वभाव ये बनाया कि मैं कभी कुछ देखता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। जॉनी अंकल साहब, आपका जो लेखन है, या जो आपका लेखन का है, तो आप अमृता प्रीतम, करतार सिंह दुग्गल और खुशवंत सिंह लेवल के हैं। आजकल की नई पीढ़ी के बारे में बात करूं तो चेतन भगत, अश्वनी सांघी इंग्लिश में लिखते हैं नॉवल, और ये आजकल की नई पीढ़ी काफी इनके इंग्लिश के नॉवल में लिखते हैं। इनको किस नजरिए से देखते हैं आप, ये जो आजकल की पीढ़ी के लेखक? देखो, मैंने अभी कहा कि हर आदमी का लिखने का स्टाइल अपना है और बहुत बेहतर होता है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, मेरी कोशिश ये है कि जब भी लिखो तो सामने वाले के दिल को आपकी बात छूनी चाहिए। क्योंकि अगर हम, जो मैंने कहा कि उसकी जिंदगी में सुधार करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब पहले उसके दिल के साथ हमारा कनेक्शन बने। अच्छा। जब तक हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा तो हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते। मतलब पाठकों को छू लेने वाली बातें, दिल को छू लेने वाली बातों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, जब तक उसके मन को, घर में छोटा बच्चा है, जी। उसको अगर आपने किसी चीज के लिए करेक्ट करना है कि वो कोई गलत काम कर रहा है या उसे नहीं समझ आ रही, तो पहले जब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा उस बच्चे के साथ आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते। अब माँ है, माँ ने अगर बेटे को दूध पिलाना है, वो जिद कर रहा है नहीं पीना है मुझे, और पापा को कह दो जी जरा देखना, वो कहेगा पीता नहीं है दूध, पी जल्दी, नहीं दो लगाऊंगा। 70% यही होता है हमारे यही, परिवार में। अब माँ ने अगर यही काम करना है, बेटा दूध पी ले, ताकत आ जाएगी, गोरा हो जाएगा, तेरी शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए, तो माँ एक कनेक्शन बनाती है। यही रीजन है कि आज हम कितनी भी बड़े हो जाएं, कहीं गिरते हैं, चोट लगती है, तो पहला वर्ड मुंह से निकलता है माँ। हाय माँ। माँ, क्योंकि माँ के साथ कनेक्शन, बाप का सेक्रीफाइस कम नहीं होता, बाप का सेक्रीफाइस भी बहुत होता है, बहुत होता ठीक है ना, लेकिन कनेक्शन जो दिल का होता है वो है वो माँ के माँ से। साथ। इसलिए मैक्सिमम किताबें, साइंस और सब कुछ जो है ना वो माँ को डेडिकेटेड होती है। जी। पिताओं को। अंतिम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत से लोग जो नहीं जानते, मैं भी उनमें से एक हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट लॉजी के विषय में बताएं। ग्राफोलॉजी जो है ये एक साइंस है, साइंस ऑफ अल्फाबेट। हमारे कंट्री में तो अभी इसे नहीं रिकॉग्नाइज किया, बाहर के बहुत सारे कंट्रीज में जो इसकी पढ़ाई होती है 4 साल की पढ़ाई होती है अच्छा। और डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। अच्छा। और इससे क्या है कि हम किसी की भी हैंडराइटिंग, किसी के भी साइन देख के जी। उसकी पूरी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें इमीडिएटली सुधार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, सिर्फ वो जितना प्रेशर डाल के पेन पे लिख रहे हैं अगर उसको कम कर दें तो उसी से जो है उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। बच्चों में जैसे आजकल बहुत दिक्कत है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ज्यादा टाइम तक पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, तो इसके लिए मैं छोटी सी टिप एक शेयर करता हूँ, सिर्फ आई और जे का डॉट वो प्रॉपर जगह पे लगाना शुरू कर दें। 8 से 10 दिन के बाद जितनी देर वो पढ़ाई करेंगे, उनके दाएं बाएं क्या हो रहा है, कभी उनका ध्यान नहीं भटकेगा, पूरा फोकस उनका वहां पे रहेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस हैं, बेसिकली इसके थ्रू हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, और जैसे हमारे माइंड के नए पैटर्न्स बन जाते हैं और वो हमें कमांड देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो उससे हमारा जीवन जो है एकदम बदलने लगता है। बहुत से दर्शक जानते होंगे जो फिल्मों के शौकीन हैं, कि राकेश रोशन की फिल्में काफी फ्लॉप जा रही थी, उनको भी किसी लेखन शास्त्र से जुड़े हुए या ग्रामोलॉजी से जुड़े हुए किसी ने कहा कि
डबल के लगाइए आप अपने नाम के आगे, और फिल्मों के नाम के से रखिए, जो ज्यादातर फिल्मों के नाम के, तो उसके बाद उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट जाने लगी। खून भरीमान, कोयला, कृष वगैरह वगैरह। तो ये इस तरीके, क्या एक अक्षर को नाम के आगे पीछे। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ भी लिखने से पहले हमें ये देखना है कि जो भी लाइन हम लिख रहे हैं, इसको जो पढ़ेगा उसकी जिंदगी में क्या पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, उसकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन होने वाला है, क्या हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आज अपने दुख दर्द, अपनी बीमारी की कहानियां लिखूंगा तो कोई क्यों पढ़ेगा, हर आदमी खुद परेशान है, तो वो मेरी किताबें क्यों देखेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ अगर मुझे 2 मिनट मेरी किसी भी किताब को, जो लास्ट की मैंने 14-15 किताबें लिखी, उससे पहले तो हम चैप्टर लिखते थे, लेकिन अब चैप्टर्स का ट्रेंड खत्म हो गया, अब लोग चैप्टर नहीं पढ़ते। तो मैंने ये इस तरह से पॉइंटर्स में बना दिया। इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है हमें जब भी हम किताब लिखते हैं नॉर्मल किताब से, क्योंकि उसमें तो कई बार हम इंसिडेंट्स जोड़ देते हैं, कोई कहानी जोड़ देते थे, तो उससे हमारा काफी काम आसान हो जाता था। तो लेकिन इसमें हम वो चीज नहीं कर सकते, तो इसमें तो हर उस बात में है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जिसने पैसा थोड़ा खर्च किया है और पैसे से भी ज्यादा कीमती जो वो अपना समय दे रहा है, तो उसका पूरा उसको जो है ना कीमत वसूल होनी चाहिए, उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिव ऐसा बदलाव आए कि हर दिन उसकी जिंदगी बेहतर बन सके। भारत की कितनी लैंग्वेज के अंदर आपकी किताबें प्रकाशित हो रही हैं फिलहाल? मेरी बंगाली, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने लिखी भी हैं, कुछ ट्रांसलेट भी हुई है मेरी, और उड़िया में भी है, पंजाबी में मैंने अलग से लिखी है। तो 9 लैंग्वेज में तो मुझे ध्यान है, और भी कोई बनी हो तो मुझे ध्यान नहीं किन है। लेखकों को, किन फिल्मों को, किन शौकों को पसंद करते हैं? मैंने फिल्म कभी नहीं देखी, कभी अच्छा। ना मैंने टीवी सीरियल कभी कोई देखा आज तक, ना मैंने फिल्म कभी देखी है। मैंने लास्ट बच्चन साहब की फिल्म देखी थी, शायद 15-16 साल पहले आई थी, ब्लैक। अच्छा एक, अच्छा, रानी मुखर्जी वाली, जी हाँ। हाँ मैंने वो देखी थी, और उससे पहले मुझे याद है शोले देखी थी मैंने। वो तो और पुरानी हो गई पल भी। यानी कि शिक्षा पढ़ाई लिखाई से जुड़ाव था। वर्तमान की बात कर रहे हैं अभी हम, इस समय जिस काल में, जिस युग में हम बैठे हैं, मोबाइल युग जो आ चुका है, पढ़ने की आदत में आप क्या मानते हैं, पहले के लोगों में और अपने पढ़ने के युवकों में कैसा परिवर्तन महसूस? आज का युवा काफी दूर हो गया है किताबों से, उनको हर चीज जो है, अब बुक्स भी, कंटेंट तो ओरिजिनल बुक से ही आएगा, लेकिन उनको ऑडियो बुक्स, वो प्लग लगा के बैठ जाएंगे, गाड़ी चला रहे हैं तब वो बैठ जाएंगे, या मेट्रो में जा रहे हैं तो वो सुन लेंगे। लेकिन जब तक किताब हाथ में लेके पढ़ेंगे नहीं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, कुछ वो नोट नहीं करेंगे, तो उनका जिंदगी में हमें फायदा नहीं मिल सकता। अगर जिंदगी में सही ढंग से उसका फायदा लेना है, तो आज भी आपको किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर एक किताब को हम पढ़ते हैं तो तकरीबन 70 से 80% कंटेंट हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि बोल के अगर हम पढ़ते हैं। और अगर आप वही चीज कंप्यूटर पे, लैपटॉप या फोन पे पढ़ते हैं हम, तो हार्डली 30 to 40% कंटेंट होगा। ये मेडिकली जो स्टडीज आई है, मैं उसका डाटा बता रहा हूँ, मैं ऐसे अपने आप से बात नहीं कर रहा। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं आज जो लोगों में स्ट्रेस, टेंशन की बीमारी बढ़ रही है। यूएसए में आज 10 में से 7 लोग डिप्रेशन में, 3 लोग एवरेज 10 में से सुसाइड करने के लिए तैयार बैठे हों, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लिखना छोड़ दिया। कभी 6-6 महीने तक एक वर्ड कभी नहीं लिखा, पेन रखते ही नहीं है वो अपने पास। तो लिखने से क्या होता है कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं हमारे दिमाग में, रात को सोने से पहले अगर हम 5-7-10 लाइनें लिख दें, या अपने दिन की जो एक्टिविटीज है सिर्फ उनको लिख दें, और कल नेक्स्ट डे हमने क्या करना है, तो हमारा माइंड सुबह इतना चार्ज हो जाता है, हमारी फिजिकल बॉडी, इमोशनल और मेंटल पावर जो चाहिए होती है, तीनों चीजें जब तैयार होती है, तो सुबह आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। आधे दिन में तकरीबन 1:30-2 बजे तक आप पूरे दिन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लेखक सुरेंद्र पाठक की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, आपकी पहली औलाद, जब आप उसे गोद में लेके, जब आप उसका पहला चुम्बन लेते हैं, गर्मी मई जून के महीने में, जब आप एक मीठा आम खाते हैं, किसी बगीचे में पहुंच के जब आप फूलों की खुशबू, गुलाब के फूल को आप नाक के पास ले जाके सूंघते हैं, ये जो कुदरत से, ये जो कुदरती मेल है, ये आपको किसी भी हाल में साइंस से या किसी विज्ञान से, आप कितने भी योग तरक्की कर लें, मशीनों में से नहीं आ सकता।
किताब को हाथ में लेके पढ़ने का जो आनंद है, सच में वो वही आनंद है जैसे आपने अपने 1 साल के शिशु को गोद में लिया और उसे चुपकारा। ये वही आनंद है जैसे गुलाब के बगीचे में आप गए, खूबसूरत से गुलाब का फूल अपने हाथों में पकड़ा और उसे लंबी सांस लेके सूंघा। ये वही आनंद है जैसे आम, आपने मीठा सा एक आम लिया और बैठ के अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में, किसी के साथ में खाना शुरू करो मई जून की गर्मी में। किताब हाथ में लेके पढ़ने का जो आनंद है, वो चाहे कान के अंदर आप लीड घुसा के पढ़ते हो या कोई और मशीनी तरीके से पढ़ते हो, वो आनंद ही आपको कभी नहीं आ सकता। चौधरी साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप अपने पाठ को? आज के युवा जो हैं वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में बिलीव करते हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि जिंदगी में 4 C हमेशा याद रखो। अगर कामयाब होना है, सफल होना है, सबसे पहले कंपैरिजन करना छोड़ दो। क्योंकि भगवान ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने, जिसने भी हमें बनाया है, वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं बनाता। वो जिस जो कुछ भी उसने बनाया है, हम सबको बड़ा यूनिक बनाया है। तो कभी भी अपने आप को कभी किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। दूसरा सी है कंप्लेंट, शिकायत करनी छोड़ दो कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसको ऐसे करना चाहिए था। हमारे पास कोई, भगवान ने ऐसी सुपर पावर नहीं दी कि हम दूसरों को डिक्टेट कर क्या सकें। बात है, बहुत कोई डंडा दे के नहीं भेजा कि हम थानेदार हैं कि हम ही सारे सब लोगों को सुधारेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो तीसरा है क्रिटिसिज्म, वो छोड़ दो। और लास्ट में एक सी, छोटा सा, ये सी आपकी जिंदगी आज से ही बदल देगा। अगर इस सी को याद रख लो, ये है कंप्रोमाइज। जहां कहीं थोड़ा बहुत मिलजुल के चलना है, थोड़ा बहुत कहीं झुकना पड़े, चाहे वो परिवार की बात हो, दोस्तों के बीच में हो, या ऑफिस में कहीं भी हो, तो कभी भी अपनी ईगो को